आज हम लोग जीएसटी में अकाउंटिंग कैसे होता है उसका पार्ट 2 सीख रहे हैं, राइट। जीएसटी में अकाउंटिंग कैसे होता है उसका पार्ट। तो कल हम लोग परचेज की एंट्री सीखे थे, परचेज की और सेल्स की। तो परचेज की एंट्री आपको क्या बताया था, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट, अगर लोकल परचेज है तो सीजीएसटी। कल एक एग्जांपल आप लोग को दिया था कि 1 लाख का गुड्स परचेज कर रहे हैं, कितना 1 लाख, किससे परचेज कर रहे हैं 1 लाख का गुड्स, मिस्टर एक्स, ठीक है। 1 लाख का गुड्स परचेज किया और ये गुड्स का जीएसटी का रेट क्या था, 18% था। और ये लोकल परचेज है। लोकल परचेज मतलब दो वर्ड यूज किया जाता है, लोकल और इंटर स्टेट। लोकल परचेज मतलब विद इन स्टेट, राइट। तो हमने बताया था विद इन स्टेट अगर परचेज रहेगा तो 50% सीजीएसटी हो जाएगा और 50% एसजीएसटी। जैसे ये 18,000 होगा तो 9,000 सीजीएसटी और 9,000 एसजीएसटी। और जब परचेज पे जो जीएसटी लगता है उसे क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी बोलते हैं। और सेल पे जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसे, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर, कल हमने ये भी बताया, अच्छा अमाउंट पहले लिख लेते हैं, अमाउंट कितना होगा। तो गुड्स की परचेज अकाउंट हमेशा टैक्सेबल वैल्यू से होगा, कितने से, टैक्स। 9,000 क्या हो जाएगा, और 9,000 ऐसे टू मिस्टर एक्स। सेशन लाइव होने से क्या नोटिफिकेशन वगैरह जाता है क्या आप लोग के मोबाइल? नहीं, नोटिफिकेशन नहीं जाता। परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। अब मैं इसका लॉजिक बताया था कि ये डेबिट क्यों हुआ और क्रेडिट, क्योंकि कोई भी आप एंट्री करें चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड हो या किसी भी, तो आपको कनेक्ट आपको करना चाहिए कि ये अकाउंट डेबिट क्यों हुआ और क्रेडिट क्यों, ये तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। चलिए सीखते हैं कि ये डेबिट क्रेडिट क्यों हुआ। सर परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है हमारा, सर एक्सपेंस है। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और एक्सपेंस हमारा क्या हो रहा है सर, इनपुट सीजीएसटी क्या है, एसेट्स। आप एक सिंपल सा फॉर्मूला है सर, फंडा है सिंपल सा, जिस भी टैक्स का क्रेडिट मिलता है, मैंने क्या बोला, जिस भी टैक्स का क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट मतलब हम इन फ्यूचर में उसको रिकवरी कर सकते हैं, वो हमारे लिए असेट होता है। और जिन टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता है, मतलब इन फ्यूचर में उसको हम सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। क्या है वो हमारे लिए, एक्सपेंस है। तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी क्या है हमारे लिए, असेट है। क्या है, असेट है। असेट का कौन सा बैलेंस होता है, और ये एसेट हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम इनपुट सीजीएसटी असेट है, डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है, क्या हो जाएगा। और मिस्टर एक्स क्या है, वेरी गुड, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ये क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटी। क्या है, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, और ये बढ़ रहा है लाइबिलिटी, तो क्या, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग सेल्स की एंट्री करते हैं इसकी। ये हम एक सिंपल सा बता रहे हैं अभी, किसमें कई वेराइटीज है, अलग अलग ट्रांजेक्शन की अलग अलग वेराइटीज है, तो वो हम लोग सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हमारा बेस क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन, अभी हम लोग नॉर्मल परचेस की एंट्री और नॉर्मल सेल्स की। अगर मान लो यही हमारा लोकल परचेज ना होके इंटर स्टेट परचेज होता, क्या होता, इंटर, तो हम क्या करते हैं सर, ये इनपुट सीजीएस, सॉरी, तो इस दोनों की जगह पे, इन दोनों की जगह पे क्या आ जाता है सर, इनपुट, इन दोनों की जगह पे मैं ऐसे मार्क कर दे रहा हूं, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, और वो कितने से होता है सर, 18,000। सारी बात समझ क्या एंट्री हो जाती है, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। अगर ये परचेज किससे होता, अदर स्टेट से होता, मतलब लोकल परचेज नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट। अच्छा, लोकल परचेज को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, इंट्रा स्टेट। क्या नाम से जाना जाता है, इंट्रा स्टेट। सर ये क्या होता है, दो वर्ड यूज होते हैं सर, एक
इंटर स्टेट, जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मुझे कंफ्यूजन हो गया था इसमें। और दूसरा इंटर देख के ऐसा फील नहीं हो रहा अंदर से, इंटर मतलब एक दूसरे मतलब आपस में ही चल रहा है, मतलब विद इन चल रहा है, और इंट्रा में लग रहा है ए उड़ के दूसरे स्टेट में जा रहा है, नहीं लग रहा प्रोनाउंसिएशन करने से? इंट्रा क्या लग रहा है? इंट्रा, इंट्रा मतलब एक स्टेट से, ऐसा फील नहीं हो रहा है नहीं। और इंटर मतलब क्या लग रहा है, जैसे आपस में ही। लेकिन जैसे कंपनी वगैरह में यूज होता है इंटर डिपार्टमेंट, तो इंटर डिपार्टमेंट मतलब क्या, एक डिपार्टमेंट से दूसरा परचेज, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन हो रहा है, इंटर डिपार्टमेंट मीटिंग है, मतलब परचेज का सेल्स है, मतलब इंटर मतलब एक से दूसरा। तो इंटर स्टेट मतलब विद इन स्टेट नहीं, इंटर स्टेट मतलब आउटसाइड, अदर स्टेट। कोई बोलेगा ये इंटर स्टेट परचेज है, इसका मतलब आप क्या समझोगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट है। और कोई बोलता है ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो मतलब विद इन स्टेट। क्लियर है आपको? इंट्रा स्टेट भी बोलते हैं इसको, लोकल भी परचेज बोलते हैं, ठीक है, परचेज लोकल बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप लोग सेल्स की भी एंट्री बताइए, ये तो परचेज की हो गई। अब हम लोग सीखेंगे सेल्स की। मान लो हमने कल एक एग्जांपल बताया था कि सेल्स हम लोग किसको कर रहे हैं, मिस्टर सेल्स कर रहे हैं 2 लाख रुपए का, किसको, मिस्टर वाई को, वाई परचेज किया एक्सेस इस। अब सर सेम गुड्स है तो जीएसटी रेट क्या होगा? सर जीएसटी रेट हमेशा ध्यान रखना, ये गुड्स का होता है या सर्विसेज। अगर आप कोई भी चीज गुड्स खरीद रहे हो 18% वाला, तो सेल भी करोगे तो उस पर भी जीएसटी रेट क्या रहेगा, 18 रहेगा, क्योंकि वो गुड्स का होता है। किसका होता है? गुड्स का। ठीक है, गुड्स का रेट होता है या सर्विस का होता है, कल आप लोगों को समझाया था। इसीलिए हम लोग जीएसटी हमेशा किस पे सेट करते हैं, स्टॉक आइटम्स पे सेट करते हैं। कल आप लोगों को बताया था कई लेवल पे हम लोग कई तरीके से सेट कर सकते हैं, कंपनी लेवल, स्टॉक ग्रुप लेवल, है ना, अकाउंट ग्रुप लेवल, लेजर लेवल, स्टॉक आइटम लेवल। तो हम लोग को किस पे करना चाहिए सर, स्टॉक आइटम, क्योंकि सर एक्चुअल में ये मेथड क्या है, हर जगह यूज हो जाएगा। सारी बात समझ में? तो बताइए इसकी एंट्री क्या करेंगे। मिस्टर वाई से 2 लाख लेंगे, या 2 लाख तो गुड्स का लेंगे और 18% किसका लेंगे, जीएसटी का। ठीक है, सेलर क्या करता है, गुड्स का भी पैसा लेता है और जीएसटी का भी पैसा लेता है, और उस जीएसटी के पैसे में जो उसने परचेज के टाइम जीएसटी दिया है उतना पैसा निकाल लेता है, और बैलेंस पैसा गवर्नमेंट को देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। सारी बात समझ में? चलो आयुषी बताओ, देखे लाइव क्लासेस कितना मेरा यूजफुल है, बताओ। मिस्टर वाई, माइक, माइक है, यस, ऑन कर लीजिए, ऑन है। हाँ, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स टू सेल्स अकाउंट, टू एसजीएसटी टू सीजीएसटी। इसको आउटपुट वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या हाँ, यूज करते हैं, आउटपुट आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। टू आउटपुट। मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, पहले सेल्स अकाउंट सर 2 लाख, हमेशा टैक्सेबल वैल्यू, आउटपुट सीजीएसटी, और ये कितने से, वेरी गुड, 2 लाख, क्लियर है? ये कितने हो गया, 2,30,000। तो ये अच्छा, इसका भी लॉजिक हमें क्लियर है सर, मतलब ये डेबिट क्यों हुआ है, ये मिस्टर वाई क्या है, मिस्टर वाई क्या है सर, सन्नी डेटर है। सन्नी डेटर मतलब कस्टमर, मतलब असेट है सर, क्या है ये, असेट है, कोई भी पार्टी कस्टमर है तो असेट है। असेट का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट।
ये सब चीजें तो आपको पहले से पता है सर। सेल्स क्या है हमारा, इनकम है, क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आउटपुट सीजीएसटी क्या है सर, बताओ सर। लाइबिलिटी है, हम ले रहे हैं मिस्टर वाई से जरूर, लेकिन ये पैसा हमारा नहीं है, ये पैसा किसका है, गवर्नमेंट का है। सेम सेम हो जाएगा। क्लियर है, तो डेबिट क्रेडिट का फंडा क्लियर है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है, तो मेरे पास एक पुणे से कॉल आया कि सर मैं पुणे से बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। बोले सर आपका मैं कई दिन से यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ, फॉलो भी कर रहा हूँ, और मैं जॉब करता हूँ, मुझे एक जगह मतलब एक पार्टी का लेजर है, जिसमें हमें देखना है कि उस पार्टी को क्या क्या स्टॉक हमने फिल किया है, स्टॉक का भी लिस्ट। पहले बोला सर आपकी लाइव क्लासेस भी मतलब देख रहा हूँ और वीडियोस वगैरह आपका कई दिन से मैं देख रहा हूँ, आपको मैंने सब्सक्राइब भी किया है, तो मैं एक्सपेक्ट किया कि आगे बोलेगा कि मुझे लाइव क्लासेस चाहिए, मैं तो यही आगे। लेकिन उसने क्वेश्चन बोल दिया सर एक आपकी हेल्प चाहिए, हमें बताइए। तो बोला कि ये सर किसी भी पार्टी को अगर सेल कर रहा है तो उसका स्टॉक हम देखना है, एक रिपोर्ट चाहिए जिसमें उस बंदे को क्या क्या स्टॉक आइटम सेल किए उसका लिस्ट चाहिए। तो मैंने बताया कि भाई पार्टी का लेजर ओपन करो, F8 कॉलम नार पे जाओ, उसमें एक आता है स्टॉक आइटम्स, उसको येस करो तो कॉलम वाइज वो लोग बराबर बराबर बोलता है, जैसे हम लोग ठीक है बोलते हैं ना, तो महाराष्ट्रियन क्या बोलते हैं, बराबर बराबर। जैसे उसने ओपन किया सेल्स लेजर, हमने सेल्स लेजर ओपन हो गया, हाँ सर बराबर। फिर हमने बोला F8, हाँ सर बराबर बराबर अरे बात, तो वो सारी चीज किया, यस किया। बोला सर थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगा कि चलो, हालांकि महाराष्ट्र में कई वीडियोस हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर बिके हुए हैं, मैंने उम्मीद किया कि हाँ चलो कम से कम लाइव क्लासेस बाई करेगा तो क्वेश्चन ही पूछ ले, और ऐसे टाइम पूछ ले, बोला चलो बता ही देते हैं। ठीक है, तो हम लोग कल ये जीएसटी का मतलब सीखे थे, ये सीखा था डिफाइनिंग एट कंपनी लेवल, डिफाइनिंग एट आइटम ग्रुप लेवल, डिफाइनिंग एट स्टॉक आइटम लेवल, डिफाइनिंग एट अकाउंट ग्रुप्स लेवल, एंड जीएसटी को डिफाइन करना मतलब क्या सर, जीएसटी का रेट पुट करना, कहाँ पे पुट करना है, डिफाइनिंग एट लेजर लेवल एंड एंटरिंग जीएसटी डिटेल ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री। तो हम लोग बताया था द बेस्ट वे इज डिफाइनिंग एट स्टॉक आइटम। महाराष्ट्रियन दो वर्ड यूज करते हैं, तो एक दो क्लाइंट भी है, एक तो हाँ वहाँ ऐसा है ना, ये वर्ड यूज करते हैं। कोई महाराष्ट्रियन से बात किया है? हाँ ऐसा है ना, ऐसा वर्ड हर लाइन पे क्या करेंगे, वहाँ ऐसा है ना, मतलब इस ऐसा टोन में बोलते हैं, वहाँ ऐसा है ना बराबर बराबर, तीन वर्ड यूज बहुत करते हैं, ऐसा सीन है ना। डिफाइनिंग जीएसटी डिटेल्स एट स्टॉक आइटम लेवल, डिफाइनिंग जीएसटी डिटेल्स एट स्टॉक लेवल, रिकॉर्डिंग इंटर स्टेट परचेज भी सीखेंगे, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यही चीज बता रहा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन एंड चेकिंग इट्स इफेक्ट ऑन GSTR1 एंड GSTR3B। सर डिफरेंट टाइप का ट्रांजेक्शन सीखेंगे और हर एंट्री के बाद चेक करेंगे इसका इंपैक्ट GSTR1 में क्या पड़ेगा और 3B में। तोरन क्या होता है GSTR1 बता दो थोड़ा सा। यस सर, सेल्स का डिटेल्स आता है, क्या डिटेल जाता है, सेल्स का डिटेल्स। कब भरना पड़ता है इसको, मंथली, नेक्स्ट मंथ के 10 डेज, 10 डेज नॉर्मली उसको 11 गवर्नमेंट कर देता है। और 3B में क्या डिटेल्स आता है, नहीं बेटा परचेज का डिटेल नहीं, आईटीसी का डिटेल आता है। परचेज डालते हैं क्या उसमें, तो सेल्स का आउटपुट लाइबिलिटी 1 से वो पिक कर लेता है, और हम लोग टोटल क्या डालते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। कहाँ से देख के डालते हैं सर, 2B से। कहाँ से देख के डालते हैं, 2B से डाल देते हैं। और अगर हमें पेमेंट की लाइबिलिटी आती है तो पे करते हैं, अगर ज्यादा आईटीसी है तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड। तो हम हर एंट्री भी करते जाएंगे और हमारा टैली में रिपोर्ट में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसको भी हम लोग चेक करते जाएंगे।
तो यहाँ हमने कंपनी बनाया, कंपनी का नाम क्या है सर, कल ये सब करके दिखाया था, अनमोल कॉर्पोरेशन। हम लोग को सेटिंग्स कहाँ से करनी है, अच्छा इसके जस्ट पहले देखना, वो शायद इंटरफेस यहाँ छूट गया है, यहाँ पे रहेगा इनेबल, जैसे फीचर्स में जाते हैं ना, टैली ओपन किए थे, F11 जाते हैं, तो आपको कहाँ करना है, इनेबल जीएसटी, एंटर करेंगे तो ये इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ एक एक चीज फीड करनी है आपको। सबसे पहले क्या फीड करना है, स्टेट। सर किसका स्टेट, आपके बिजनेस का, आप कहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, कहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने लिया है, किस स्टेट पे। तो महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र, जैसे यहाँ पे करोगे तो क्या लिखोगे, छत्तीसगढ़। फिर रजिस्ट्रेशन टाइप में देखिए क्या ऑप्शन पूछेगा, रेगुलर एंड कंपोजिशन। अगर आप रेगुलर डीलर है तो रेगुलर, ये कंपनी अपना डिटेल डाला है, कस्टमर का नहीं, किसका डाला है, कंपनी अपना। रेगुलर है तो रेगुलर, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन, तो रेगुलर डाल लेंगे सर। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी का मतलब बताया था आप लोग को, बताइए क्या होता है एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी। दोनों कंट्री में बिलोंग करती है। हाँ जी, जैसे कि पीजी है महाराष्ट्र, हाँ बीच में ऐसी जगह है जो दोनों में नहीं है। सही बात है सर। ऐसे ही ऐसा लैंड, उसको कोई एक वर्ड यूज करते हैं, मुझे वो नहीं आ रहा है, उस लैंड उस जगह को ना, कोई एक इसका एक इंग्लिश वर्ड है, नो लैंड ऐसा कुछ वर्ड है, तो ध्यान नहीं आ रहा, टेक्स्ट में लिखा हुआ था मैंने पढ़ा था। मतलब वो एरिया ना छत्तीसगढ़ का है, जैसे एमपी और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर का वो बीच का एरिया, जो ना दोनों क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। इसका देखना आप लोग, इंग्लिश का एक सर्च करके देखना गूगल में, उससे एक वर्ड यूज कर बोलते हैं उस एरिया को, जैसे पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों के बीच में जो स्पेस रहता है ना, जैसे बॉर्डर तो ऐसा नहीं कि एकदम चिपका के गेट चिपका दिया जाएगा, एक गेट खोले दूसरे गेट पे चले गए, स्पेस रहता है, देखे नहीं देखे हो बॉर्डर। तो उन दोनों में के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, दैट इज समथिंग, एक उसको इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है। मान लो गूगल एक लो कोई, तो लैंड बिटवीन टू कंट्रीज बॉर्डर इज कॉल्ड, ऐसा कुछ। हाँ क्या बोल रहे हैं, नहीं बॉर्डर नहीं बोलते। नो मैंस लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नो मैंस लैंड। ये कोई एग्जाम में भी पूछा था। नो मैंस लैंड मतलब कि ऐसा एन एरिया और स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट नो वन ओन्स और कंट्रोल, नो मैंस लैंड। तो वही है सर, ना छत्तीसगढ़ में है ना एमपी का एरिया, दैट इज कॉल्ड एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी। अक्सर रीजनिंग वगैरह इंग्लिश में आप लोग के कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं ये क्वेश्चन। जीएसटी अप्लीकेबल फ्रॉम, सर जब से जीएसटी अप्लीकेबल है वो डेट डाल दीजिए, और यहाँ पे क्या डालना होता है सर, जीएसटी नंबर डालना होगा। क्या डालना होगा, तो जीएसटी नंबर, कितने डिजिट का नंबर डालना होगा सर, 15 डिजिट। उसका स्ट्रक्चर बताया था हमने सर, कौन क्या होता है स्ट्रक्चर बताइए। फर्स्ट 2 डिजिट क्या होता है, स्टेट, जैसे महाराष्ट्र का स्टेट कोड क्या है 27, छत्तीसगढ़ का अपने 22। वेरी गुड सर, 22, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 डिजिट किस चीज का रहता है, वेरी गुड, 10 to 12। फिर नेक्स्ट वन क्या रहता है सर, इंडस्ट्री कोड। इंडस्ट्री कोड समझते ना, इंडस्ट्री समझते ना, अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्री, जैसे आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, लेदर इंडस्ट्री हो गया, रबर इंडस्ट्री हो गया, है ना, गैस इंडस्ट्रीज हो गया, तो वो आपको करना है, और नेक्स्ट टू कोई भी डिजिट वो पुट कर सकते हैं। तो टोटल कितने डिजिट का हो जाता है सर,
10 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज द 15 डिजिट। तो हमेशा चेक करिए कि आपका जीएसटी नंबर कितने डिजिट का होना चाहिए, सर 15 डिजिट का होना चाहिए। तो यहाँ आपको जीएसटी नंबर डालना है। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसी कंपनी ओपन करता हूँ जिसमें ठीक है। तो यहाँ हमने क्या डाल दिया, उसका GSTIN नंबर डाल दिया, राइट। उसके बाद प्रियोरिटी, जैसे हमने बताया था GSTR1 मंथली भी भर सकते हो, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो क्या चूज कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो। क्या कर सकते हो, क्वार्टरली रिटर्न भी भर कर सकते हैं। तो मंथली अगर आपने चूज किया तो मंथली, और क्वार्टरली अगर आपने चूज किया है तो क्वार्टरली, राइट। तो मैं यहाँ मंथली सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सेट ऑल्टर जीएसटी रेट, दिस इज कॉल्ड सेट द जीएसटी एट अ कंपनी लेवल। जहाँ पे केवल आपका सिंगल रेट है तो आप यहाँ पे भी जीएसटी सेट कर सकते हो, लेकिन हमें ये सब मेथड्स नहीं सीखना है, कंफ्यूजिंग मेथड्स। इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन द एडवांस रिसीट। आप लोगों को बताया था हमने, जब जीएसटी का हम लोग 1 सीख रहे थे तो एक था सर जी टैक्स ऑन एडवांस रिसीट था एक, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, नहीं हुआ तो देखिएगा क्या था उस पे। GSTR1 में B2B B2C ऐसा करके था, तो एक टैब किसका था, एक टेबल किस चीज का था सर, जीएसटी ऑन एडवांस रिसीट। तो सर अगर आपके ऊपर एडवांस रिसीट है, हमने बताया था वहां कि अगर आप किसी से एडवांस पैसा लेते हो, जैसे आपने एक डील डन किया 5 लाख रुपए का प्लस 18% जीएसटी, 5,90,000 का कोटेशन हो गया, डील डन हो गया। उसने बोला सर ये पकड़िए आप 1 लाख रुपए एडवांस, बाकी 4,90,000 जिस दिन आप सप्लाई करेंगे उस दिन हम पे कर देंगे। तो ये 1 लाख रुपए में केवल आपके गुड्स का पैसा नहीं है, क्योंकि टोटल बिल कितने का इनवाइस वैल्यू 5,90,000, तो सर उसमें जीएसटी कितना है, तो इसका बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 1 लाख, 1 लाख इज नॉट इक्वल टू 100, 1 लाख इक्वल टू 100 प्लस जीएसटी इंटू 18/118। इस 1 लाख में 100% किसका है, गुड्स का है, तो उसका 18% किसका है, जीएसटी। तो 100 और 18 मिलके कितना आएगा सर, 118। ये सब मैथ्स में सॉल्व किए हो कि नहीं आप लोग, है ना। अगर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीएसटी का वैल्यू आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका आ जाएगा, गुड्स की वैल्यू। सारी बात समझ में, इसलिए इसको डिवाइड किया 118 से। तो जो भी आएगा सर उतना हमें जीएसटी क्या करना होगा, पे करना होगा। हालांकि प्रैक्टिकली इतना होता नहीं है सर कि हम एडवांस वगैरह पे करें, मेंटेन करें। फिर क्या है सर, इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन अ रिवर्स चार्ज। हालांकि अभी रिवर्स चार्ज परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, हालांकि अभी ये अप्लीकेबल नहीं है। पहले क्या होता था वैट वगैरह में, जब था सिस्टम जीएसटी पहले, कि अगर आप किसी से अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहे हैं तो उस पर क्या पे करना होता था, आपको वैट खुद अपने बायर को पे करना पड़ता था। दैट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज, दैट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज। हालांकि जीएसटी में भी अप्लीकेबल ये रिवर्स चार्ज का रिवर्स चार्ज है, लेकिन ये वाला नहीं है सर, अनरजिस्टर्ड डीलर वाला नहीं है। जब होगा तो यस करेंगे। जीएसटी क्लासिफिकेशन, सर जीएसटी क्लासिफिकेशन मतलब परचेज फ्रॉम इंटर स्टेट, परचेज फ्रॉम विद इन, परचेज टैक्सेबल, है ना, परचेज इंपोर्ट, इस तरीके से क्लासिफिकेशन, इसको भी नो रखना है। प्रोवाइड एल्यूटी बॉन्ड डिटेल्स, एल्यूटी मतलब, एल्यूटी मतलब लेटर ऑफ, कल बताया था आप लोग को, बताइए। यस सर, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या बोला है कि उसमें हम हर तरीके का टैक्स क्या दे देंगे, आपको फ्री दे देंगे, लेकिन एक्सपोर्ट करने का उनका गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस में एक्सपोर्ट करेंगे, राइट। तो 2 तरीका उसने दिया, बोला पहला सिस्टम दे दिया कि आप चाहे ये सिस्टम में जा सकते हो कि पहले एक्सपोर्ट पे टैक्स चार्ज करके कलेक्ट कर लो फिर रिफंड ले लो। दूसरा क्या बोला कि नहीं, आप क्या करो, अब जैसे अगर आप एक एप्लीकेशन देते हैं कि भाई हम आपको पैसा, आप हमसे मत काटिए एक्सपोर्ट का, हम आपको जीएसटी मत काटिए, हम आपको एलयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे देते हैं। अंडरटेकिंग मतलब एक आप गारंटी दे रहे हो
या बॉन्ड सर 1 लाख 10 लाख 20 लाख जैसा आपका टर्नओवर है, एक बॉन्ड दे दिया वहां पे सिक्योरिटी के रूप में कि अगर हमने रूल्स को वायलेट किया और हमारे पर जीएसटी एप्लीकेबल हुआ तो आप उस बॉन्ड से पैसे क्या कर सकते हो, दे सकते हो। हमारी बात समझ में। तो ये एक्सपोर्ट से किस में होता है, किस में होता है, एक्सपोर्ट। सर ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट क्या है, टैक्स फ्री है। इसलिए टैक्स फ्री किया गया है सर, हमारा गुड्स इंटरनेशनल मार्केट पे क्या हो जाए, इंटरनेशनल मार्केट में compete कर पाए, सस्ते रेट पे पहुंच पाए। तो गवर्नमेंट बोला कि चलो ठीक है तुम जीएसटी मत दो, लेकिन कम से कम तुम उसको सेल करके फॉरेक्स तो लेके आ जाओ, मतलब विदेशी करेंसी। आप लोग को बोलता हूँ कि सर ये जो एक्सपोर्टर का जो वो चैप्टर हुआ है कि नहीं आप लोग का, अरे नाम सुने नहीं, पहले ही बोल दिए नहीं। क्या नाम है उसका, आप लोग को वॉल्यूम 4 या 5 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अकाउंटिंग बताया हूँ। मल्टीपल करेंसीज ऐसा भी एक चैप्टर है आप लोग का, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बताया है, उससे प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, कैसे उसके एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं। तो उसमें हमने बताया है कि जो एक्सपोर्टर होता है ना वो एक्चुअल में क्या होता है सर, जो इंपोर्टर है एक्सपोर्टर, तो करेंसीज के मल्टीपल करेंसीज चैप्टर है, तो करेंसीज के मायने में एक्सपोर्टर क्या होता है सर, देशद्रोही होता है और इंपोर्टर देश प्रेमी होता है। तो कैसे, क्योंकि एक्सपोर्टर हमेशा के एक्सपोर्टर को क्या होता है सर, पैसा आता है, क्या होता है, पैसा आता है, तो हमेशा क्या चाहता है वो एक्सपोर्टर, क्या चाहता है एक्सपोर्टर, कि सर हमारे देश की करेंसी वीक हो जाए। तो वीक होने का मतलब 1 रुपए में 75 रुपए, 1 रुपए में 80, सॉरी $1 में 75 रुपए, $1 में 80 रुपए। तो वो चाहता है कि $1 में 80 रुपए हो जाए, मतलब ये करेंसी हमारी वीक हो रही है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। मतलब $1 को खरीदने में कितना पैसा लग रहा है, पहले 75 लगता था, अभी 80। तो एक्सपोर्टर क्या चाहता है, उसके पास $10 आ रहा है तो 75 रुपए चाहेगा या 80 रुपए चाहे, 80 रुपए। तो हमेशा चाहता है कि हमारे देश की करेंसी क्या हो जाए, वीक हो जाए। और इंपोर्टर क्या मनाता है, उसको पेमेंट करना होता है, मतलब डॉलर खरीदना पड़ता है, तो वो क्या चाहता है कि हमारे देश की करेंसी स्ट्रांग हो। हम 75 देके $1 खरीदें और सामने वाले क्या कर दें, पेमेंट कर दे, 80 रुपए ना पे करना पड़े। वीक कैसे, वो तो हमारे रिजर्व्स खत्म होंगे, मतलब नहीं फॉरेन नहीं नहीं समझ, करेंसी मैं क्या जो है। समझा, सुनो, चैप्टर का एग्जैक्ट नाम क्या है भाई उसका, तो करेंसी जो फॉरेन रिजर्व्स है वो कम होंगी। नहीं वो तो अलग चीज है, हम केवल करेंसी रेट के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, जो हमारे देश की करेंसी है वो वीक या स्ट्रॉन्ग। जैसे $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज और $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। सर किस केस में करेंसी हमारी स्ट्रांग है और वीक है, सर इस केस में मान लो कभी 1 अप्रैल 2023 को ये रेट है, फिर 1 जून 2023 को ये रेट हो गया, तो हमारी करेंसी वीक हुई या स्ट्रांग हुई, सर स्ट्रांग हुई। सर कैसे, 80 रुपए में पहले $1 मिलता था, अब हमें $75, मतलब हमारे देश की करेंसी क्या हो गई। तो जो इंपोर्टर होता है वो क्या मनाता है, वो मनाता है कि हमारे देश की करेंसी क्या हो, स्ट्रांग हो, देश प्रेमी है वो। तो क्या चाहता है कि हमारे देश की करेंसी क्या हो, क्योंकि सर हालांकि वो देश के बारे में नहीं सोच रहा है, वो पहले वो अपने बारे में सोच रहा है कि सर देश की करेंसी स्ट्रांग हो, अगर हमें डॉलर पेमेंट करना है तो हम 80 रुपए पहले पे करते थे, अब 75 में डॉलर खरीद लेंगे, और क्योंकि इंपोर्टर को पे करना पड़ता है। लेकिन एक्सपोर्टर क्या चाहता है, करेंसी के मामले में एक्सपोर्टर थोड़ा सा देशद्रोही बन जाता है, वो मनाता रहता है कि हमारे देश की करेंसी क्या हो जाए, वीक हो जाए। तो पहले उसके पास $1 आता था, विदेश गुड्स बेचेगा तो डॉलर आएगा ना उसके पास, तो कितने में कन्वर्ट करता था, अब स्ट्रांग होने से वो कितने में कन्वर्ट कर पा रहा है। तो वो हमेशा क्या चाहता है कि वीक हो जाए, क्या हो जाए, समझ रहे ट्रांजैक्शन से होता है, क्या चीज, क्या, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ट्रांजैक्शन से होता है करेंसी। नहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से नहीं होता, वो तो हमारे इकोनॉमी के बेसिस पे होता है, राइट। लेकिन ये रेट के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि इंपोर्टर देश प्रेमी है और ये क्या है, देशद्रोही। लेकिन अगर रियल मायने में अगर देखा जाए तो हीरो कौन है सर, रियल मायने में देखा जाए तो हीरो कौन है, ये तो बस मतलब जोक वाली बात हो गई। रियल मामले में देश प्रेमी कौन है, या देश के लिए कौन काम कर रहा है सर,
सर ये गुड्स तो बेच रहा है और विदेश से फॉरेक्स लेके आ रहा है, फॉरेन करेंसी। Yes, और हमारे किसी भी देश की इकोनॉमी तब स्ट्रांग होती है जब आपके पास फॉरेक्स जितना ज्यादा रहे, yes. क्योंकि फॉरेक्स एंड गोल्ड वगैरह या जिस क्या बोलेंगे उसको ऑर्नामेंट्स के बेसिस पे या जो भी गोल्ड डायमंड वॉटएवर के रिजर्व के बेसिस पे नोट छपता है। ऐसा नहीं कि आप जितना छापना चाहे छाप। जैसे जैसे मैं कोविड में जब घर गया था ना, तो मेरे यहाँ का जो मेरे फैक्ट्री का जो मैनेजर है, महेंद्र नाम है उसका, तो बोला भैया, उस टाइम पेपर में अक्सर न्यूज आता था कि पैसे की तंगी से इतने लोग मर गए, करेंसी ये हो गया, ये कंपनी बंद हो गई, इतने सुसाइड, ये बहुत चल रहा था उस टाइम कोविड में। तो मेरे साथ बैठा हुआ था, तो बोला भैया एक चीज बताओ, ये नोट कौन छापता है? उस टाइम ऐसा न्यूज भी आया था कि ब्रिटेन में हेलीकॉप्टर से नोट गिराया जाएगा ब्रिटिशर्स को, है ना, आम आदमी को। तो वो नोट कहीं से न्यूज पढ़ रहा था, बोला नोट कौन छापता है हमारे देश में? तो हम बोले कि जो है करेंसी, सिक्के जो होते हैं वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो नोट होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉइन्स कौन छापता है सर? कॉइन्स किसके कस्टडी में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन नोट जो है वो कौन छापता है सर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब हमारा गवर्नमेंट ही, दोनों तो गवर्नमेंट ही है, आरबीआई। तो मतलब बोला कि नोट तो गवर्नमेंट ही छापता है ना। बोले हाँ। तो बोला कि छाप के बाद क्यों नहीं दे रहा है? इतने लोग पैसे से दिक्कत हो रहा है ना। तो क्या बोला उसने, मुझे बड़ी हंसी आई। बोला जब नोट यही छाप रहे हैं, यही कर रहे हैं, तो नोट छाप के बाद क्यों नहीं दे रहे हैं? इतने लोग गरीबी से मर रहे हैं, परेशान है, नौकरी चली गई लोगों की, भूखे मर रहे हैं, तो मोदी जी कर क्या रहे हैं? तो मैंने बताया बेटा, नोट छापने का एक नियम है, जैसे एक नेशनल लेवल नियम रूल्स बनता है और एक इंटरनेशनल। अगर के नोट छापने से होता तो फिर लोग पढ़ते लिखते नहीं, क्या सीखते? एक टेक्निक सीखते। हर कंट्री किस पे दिमाग लगाया रहता कि ऐसी कौन सी मशीन करे जिससे खट 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 नोट छपता रहे। सर आपके पास रिजर्व रहेगा, उस रिजर्व के एवज में नोट छाप सकते हैं। रिजर्व नहीं है तो आपको क्या होना होगा? दूसरे कंट्री से लोन लेना पड़ेगा, है ना। तो नोट के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? फॉरेक्स का, उसके एवज में, मतलब फॉरेक्स मतलब फॉरेन करेंसीज, और आपके पास जो भी मेटल्स है, मतलब गोल्ड वगैरह, डायमंड वगैरह जो भी है, उसके रिजर्व के बेसिस पे आप नोट छाप सकते, उससे ज्यादा नोट नहीं छाप। राइट। तो ये फॉरेक्स लाने का काम कौन कर रहा है सर? एक्सपोर्टर कर रहा है। क्या कर रहा है? तो असली हीरो कौन है सर? एक्सपोर्टर। क्योंकि आप लोगों को बताया था सामान खरीदना टफ नहीं है, सामान बेचना टफ। विदेश से कोई चीज मंगाना हो आपके लिए टफ है? अगर आपके पास पैसे है तो टफ है सर? नहीं सर। लेकिन विदेश में कोई चीज बेचना हो, टफ है कि नहीं टफ है? बहुत टफ है। मनमोहन सिंह के में जब हुआ था तो एनआरआईज ने ही अरे मनमोहन सिंह, मैं क्या बताऊं, दुख होता है सर। वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है। अगर वो रहे होते, मतलब उनको बस बोलने का कला होता ना, तो हमारा देश न जाने कौन से लेवल में होता। कोई पढ़ना मनमोहन सिंह के बारे में, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, तो उन्होंने हमारे देश की इकोनॉमी कैसे, जब वो पीएम बने तो उस देश की स्थिति बड़ी खराब थी, कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, वो आके इम्प्रूव किए बहुत ज़्यादा। बस उनके अंदर एक ही भगवान एक सॉफ्टवेयर डालना भूल गए सर, लीडरशिप का। मतलब वो कोहिनूर के हीरे हैं हमारे देश के लिए मनमोहन सिंह। अब किया भी उन्होंने बहुत काम, लेकिन वो हाईलाइट, काश मोदी जी वाला गुण थोड़ा सा उनके अंदर थोड़ा सा या मोदी जी को चाहिए कि मनमोहन सिंह को अपने कैबिनेट में रखें, या उनको जो है उसका मेंबर्स बनाए, उनसे सलाह लें, तो रखना चाहिए। ठीक है। तो सही मायने में हीरो कौन है सर? एक्सपोर्टर है। तो एक्सपोर्टर को बढ़ावा देने के लिए ये टैक्स फ्री है और ये सारी चीजें। फिर यहाँ पे क्या लिखा है सर? ई वे बिल। क्या लिखा हुआ है? ई वे बिल। ई वे बिल का मतलब आप लोग को समझाया था कि पहले लोग क्या करते थे, एक ही इनवाइस नंबर कई तो छपता था, गुड्स जाता था, अगर गुड्स रास्ते में पकड़ा गया तब तो वो फाइनल वाले एक सीट्स को फाइनल उनका रहता था, एक इनवाइस का सीट क्या रहता था? फाइनल बिल बुक है, तो वो फाइनल में चढ़ जाता था।
और नहीं रास्ते में पकड़ाया तो इधर से हम भी फाड़े, इधर से उससे भी फाड़े, कैश में पैसा ले लिए, टैक्स बच गया सर। लेकिन उसके रोकने के लिए क्या आया सर? ई वे बिल। ठीक है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, आपको इलेक्ट्रॉनिक फीड करना पड़ेगा, वे बिल मतलब रास्ते का बिल। तो ई वे बिल अप्लीकेबल है तो यस, किस रेट से अप्लीकेबल है, थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है सर उसका, इनवाइस वैल्यू 50,000 से ज़्यादा रहेगा तो ई वे बिल आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा, है ना। अप्लीकेबल फॉर इंटर स्टेट थ्रेशोल्ड लिमिट, तो ये जैसा रूल्स में रहेगा मतलब करेंटली वो रेट भर लेना है। फिर ई इनवाइसिंग, आपको क्या बताया? ई इनवाइसिंग। सर ई इनवाइसिंग मतलब अब आपको बिल भी जो बनाना है वो टैली से तो बनाना ही है, टैली के थ्रू भी, हालांकि टैली में एक ऑप्शन दिया हुआ है जिससे आप ई इनवाइसिंग अगर अप्लीकेबल है तो गवर्नमेंट के साइट्स में भी आपको क्या करना है, उसको बिलिंग को रजिस्टर, दैट इज कॉल्ड ई इनवाइसिंग। तो ये अपने हिसाब से क्या करेंगे हम लोग सर, सेट कर लेंगे सारी चीजें, है ना, कंट्रोल लेकर के, फिर कंट्रोल लेकर के सेव कर, राइट। तो ये हमने क्या कर लिया सर, जीएसटी को सेट कर लिया। लेजर्स क्रिएट कर रहे हैं, लेजर्स कौन सा क्रिएट कर रहे हैं सर? हैवेल्स इंडिया, कौन सा? अब जैसे आप समझते हो ये पाकिस्तान, जैसे मैं छोटा था तो मैं अपने भैया को बोला, उस टाइम मैं जब छोटा था तो उस टाइम हमेशा कारगिल पे वार, ये वार, इतने लोग मरे, ये शहीद हुए, ये सब चीज़ होता था। तो मैं अपने भैया को बोला कि भैया यार ये छोटा सा कश्मीर के लिए जो है इतने लोग मर रहे हैं, क्यों नहीं इंडिया दे देता, वही लोग, चलो भैया तुम ही लोग सुख हो जाओ, रख लो तुम। तब मुझे भैया ने समझाया कि ऐसा है कि एक पार्ट देने से अगर सॉल्यूशन होता तो न जाने कभी सॉल्यूशन, लेकिन होता क्या है कि अगर हम किसी को एक पार्ट देंगे ना तो फिर वो किसके लिए मांगेगा सर, फिर उसके आगे। अरे बस समझ में, एक पार्ट अगर मांगेंगे, जैसे मान लो हम लोग कश्मीर मान लो दे दें कि चलो भैया पाकिस्तान तुम ही रख लो इसको, अब से युद्ध कश्मीर के नाम से ही तो हो रहा है ना युद्ध, वो बोलता है कश्मीर मेरा हिस्सा है, ये बोलते हैं कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो मान लो कश्मीर हम दे दें तो चलो, क्या आपको लगता है कि युद्ध बंद हो जाएगा? आपका पड़ोसी और आपका जमीन अगल बगल है, किसी छोटे से बॉर्डर पे जमीन पे लड़ाई हो रही है, आप अगर दे दें कि चलो चलो तुम ही ले लो, आपको लगता है कि वो शांत हो जाएगा? तो नहीं। चाइना क्या शांत हो जा रहा है सर? वो अजगर बोला जाता है उसको, वो सबकी जमीन को धीरे धीरे क्या कर रहा है, बोला जाता है कि हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं है, हमें किससे खतरा है? चाइना से। पाकिस्तान तो जब चाहेगा इंडिया कंट्रोल में, खतरा किससे है सर? तो प्रॉब्लम यही है सर। और किसी कमजोर को अगर आप दे दिए कोई चीज, जैसे कोई वीक है, आप किसी भी झगड़े में देखना ज्यादा एक्साइटेड कौन रहता है सर? जैसे मान लो दो झगड़े होंगे, देखना अक्सर झगड़े में आपको देखना, मतलब ये हेल्दी कहना चाहता हूं मैं और ये बेचारा कमजोर टाइप का है ये। अक्सर झगड़ा में बेचारा जो हेल्दी रहेगा ना अरे भैया मत लड़ो लड़ो, लेकिन ये अगर ये कह दिया अरे जाने दो छोड़ो हटाओ जो हो गया चलो मत लड़ो, तो ये और वो क्या हो जाता है सर, हावी हो जाए, हाँ कैसे नहीं होगा तो वीक को देने में दिक्कत नहीं है सर, लेकिन जो है, जैसे कभी वो देखे हो, कभी ड्रंक मैन को देखे हो? वो नहीं। एक बार क्या हुआ, मैं और मेरे फादर अपने ऑफिस से घर की ओर बढ़ रहे थे, तो एक ड्रंक मैन आया, मैं ऐसे आगे आगे था, मेरे फादर पीछे पीछे, तो एक ड्रंक मैन आया पापा के पास, लगा थोड़ा सा, फला आदमी मुझे भेजा है सेठ जी, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा वैसा, पापा मना कर रहे थे, अरे हटो चलो जाओ चलो, रात का समय था। तो जैसे ही हमारे पापा और मना कर रहे हैं वो वैसे भी क्या हो रहे हैं उनके ऊपर, मैं आगे था, मुझे आवाज़ आई कि कैसा चिल्ला चिल्ली हो रहा, मैं पीछे देखा, बोला हट जाओ भैया क्यों परेशान कर रहे हो, बोला नहीं मुझे फला आदमी भेजा है, मुझे ये चाहिए वैसा चाहिए ऐसा चाहिए, मैं 2-3 बार समझाया,
लेकिन वो मानने को रेडी, वो और हावी होने लगा, कैसे नहीं दोगे, ये घुमा के बस तुरंत पैर लगा पकड़ने, तो भैया माफ कर। समझ रहे हो मेरे कहने में, कि अगर उनको आप समझाओगे प्यार से तो सोचेंगे हमसे क्या हो रहा है। एक में तो वो एकदम फ्लैट हो गया, मतलब फ्लैट, और फ्लैट होने के बाद पूरी रवैया उसकी क्या हो गई, भैया हमें आप ही माई बाप हो, ये हो वो हो, पैर छूना गिड़गिड़ाना। सर ये मजबूरी है, मतलब अगर आप इनको प्यार से बोलोगे, मेरे पापा प्यार से समझाए, और मेरे अंदर क्या हैबिट है ना, मैं जैसे एक मेरे अंदर प्रॉब्लम है, जैसे गाँव में क्या होता है या थोड़ा सा आउटर में क्या होता है, थोड़ा सा गाली वाली दे देते हैं, ये दे देते हैं, नहीं कोई समझा थोड़ा गाली देते हैं, मेरे अंदर मुंह से ये नहीं निकलता, ना मैंने किसी को दिया है ना मेरे मुंह से गाली निकलता है, मैं गाली दे नहीं सकता सर, कभी हमारे हैबिट में नहीं है वो सब चीज़। देखो कि गाँव में या उस समय वो लोग गाली दे देते हैं या कुछ डांट देते हैं, चिल्ला देते हैं, उसी मैटर, लेकिन मेरे से नहीं होता वहाँ पे, मैं तो समझाऊंगा फिर बजाऊंगा। तो मैं उसको कम से कम 5 मिनट समझाया, अरे यार मत करो, जाओ हटो, ये वैसा, लेकिन वो मानने को रेडी नहीं। ऐसा। तो दिक्कत यहाँ पे है। अगर दो लोग लड़ रहे हो ना, अगर आपको और लड़ाना है तो उनको बचाने की कोशिश कर दो बस थोड़ी सी, और किसको, जो कमजोर है उसको, अरे छोड़ दे भाई, जाने दे जाने दे। तब देखना आपका हाथ छुड़ा के और कैसे मतलब एक तरीके के आप बॉल को पीछे की ओर खींच रहे हो कि वो और बाउंस हो गए और जैसे हम लोग को बोले, जैसे मेरे हॉस्टल में एक बार लड़ाई हो रहा था, 2 लोग को हम लोग बचा रहे थे, तो खूब वो जैसे 2 पार्टी खींच रही है, दोनों लोग एकदम दम, नहीं मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा। फिर क्या हुआ, एक वहां सीनियर थे, बोले जाओ लड़ो, जब ऐसे ढकेल दिया तो वो सब शांत तब मैं ऑब्जर्व किया, वो अभी तक हम लोग मना कर रहे थे तो और एकदम पूरा दम लगा के कि अब सर फोड़ लेंगे, लड़ाई कर लेंगे। और एक आशीष भी आए थे, थोड़ा सीनियर थे, जो होता कि पूरे हॉस्टल में लीडरशिप हो गए, ए हटाओ तो कोई नहीं होगा, जाओ लड़ो तुम लोग लड़ो, ऐसे छोड़ दिए, वो सब बेचारे शांत थे यहाँ क्या नाम बनाया सर, हम लोग लेजर्स बना रहे हैं, क्रिएट द लेजर ऑफ इंटर स्टेट सप्लायर। तो हेवेल्स इंडिया सर क्या है हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ये बिल वाइज बिल जानते ही हो, अगर आपको यूज करना है कर सकते हो, अगेंस्ट रेफरेंस है ना, एडवांस, न्यू रेफरेंस, ये समझते हैं ना आप लोग, मेंटेन बिल वाइज बिल, किस बिल के अगेंस्ट में कितना लेना और देना है, अगर वो सिस्टम करना है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। अब सर पार्टी का केवल लेजर का नाम और अंडर डालने से काम नहीं चलेगा, अब क्या डालना कंपलसरी है सर, स्टेट डालना कंपलसरी, जो पार्टी हमारा कहाँ क्या है, क्योंकि उसके बेसिस पे टैली में जब एंट्री होगा तो डिसाइड होगा कि आई लगेगा कि सी लगेगा कि एस लगेगा, राइट। तो यहाँ पे राजस्थान का पार्टी, तो राजस्थान। और रजिस्ट्रेशन टाइप भी डालना है सर, सर रजिस्ट्रेशन टाइप में क्या आएगा, एक आएगा रेगुलर, एक आएगा अनरजिस्टर्ड, एक आएगा सर कंपोजिशन। तो आपका कौन सा है, अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर लोगे सर, अगर नहीं सेलेक्ट करेंगे या गलत हो गया तो क्या, अगर गलत हो जाएगा तो जो B2C है वो वो जो B2B है वो B2C में आ जाएगा, आपका रिपोर्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप अनरजिस्टर्ड कर दिए वो क्या आ जाएगा, B2C हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B2C। और यहाँ क्या डालना है सर उसका, अगर अनरजिस्टर्ड कर दोगे तो फिर GSTIN नंबर डालने की जरूरत, तो रजिस्टर्ड ही नहीं तो उसका नंबर ही नहीं होगा, सॉरी। एंड एक्सेप्ट एंड क्रिएट, इस तरीके से आप लेजर बनाएंगे। फिर किसका लेजर बनाएंगे सर, तो एक CGST का, एक SGST का, और आई। अच्छा, बहुत लोग इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST बनाते हैं, और आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट CS और I है ना, यू है तो यू बना सकते हो। और बहुत लोग क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट वर्ड ना लिख के सिंपल CGST बनाते हैं। तो सर वो लोग कैसे सेट ऑफ वगैरह करते हैं, उसमें सेट ऑफ की जरूरत नहीं है, परचेज करोगे तो जितने भी डेबिट साइड आ रहा है मतलब वो क्या है, परचेज का CGST है, क्रेडिट साइड में जो आ रहा है वो क्या है सर, सेल का है, और जो क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है मतलब, अगर डेबिट बैलेंस बता रहा है मतलब लेना है, और क्रेडिट बैलेंस बता रहा है मतलब पे करना है, राइट। तो सर हमें क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, जैसे लेजर जब भी आप बनाते हो ना तो लेजर के बाद नीचे देखना आता है अलायंस नेम, क्या आता है, अलायंस नेम मतलब उसका उपनाम, राइट। तो आप लेजर का नाम डाल दीजिए इनपुट CGST HST, जैसे यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से क्या बेटर होगा मैं वो बता रहा हूँ, बाकी आप दोनों तरीके से कर सकते हो। जैसे क्रिएट लेजर जब करते हैं
तो यहाँ नेम डालते हैं, जैसे यहाँ डाल दिया हमने इनपुट दीजिए, राइट, एंटर किया, यहाँ लाया सकता है, यहाँ डाल दो CGST, राइट। और यहाँ किसके अंडर में टैक्स आएगा सर? ड्यूटीज एंड, राइट। और यहाँ पूछेगा टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स, तो ये कौन सा है सर? GST। टैक्स टाइप अगर CGST है तो सेंट्रल, SGST है तो स्टेट, एंड IGST है तो इंटीग्रेटेड, ठीक है। से सभी नहीं है सर इन सब पे, तो CGST तो मैं क्या ले लूंगा? सेंट्रल। सेकंड वाला सेस है, सेस मतलब टैक्स के ऊपर और कुछ एक्स्ट्रा अगर लग रहा है, जैसे इनकम टैक्स पे क्या लगता है आपका? एजुकेशन सेस लगता है, जितना भी इनकम टैक्स है वो एजुकेशन सेस। तो सेस क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग है, जैसे सर्विस टैक्स में गवर्नमेंट क्या किया था, 14% सर्विस टैक्स था, 0 लगाया कृषि कल्याण सेस, और 0.5 लगाया स्वच्छ भारत अभियान सेस। क्यों लगाया सर? क्योंकि ये दो, उनका दो प्रोजेक्ट था, एक कृषि के लिए था सर, और एक स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी जी ने निकाला था उसके लिए था। उसी तरीके से एजुकेशन सेस लगता है, जब इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है ना, उस पे क्या लगता है? एजुकेशन सेस लगता है। तो वो एजुकेशन सेस का पैसा मतलब पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए फंड कलेक्ट करना, टैक्स लेना, एक्स्ट्रा टैक्स लेना। तो अगर आप एक्स्ट्रा टैक्स लगते हैं तो वो पर्पज, जैसे एजुकेशन, ये जितने भी मिड डे मील वगैरह गवर्नमेंट में चल रहे हैं या स्कूल चल रहे हैं, वो किससे चल रहे हैं? इसी फंड से चलते हैं, एजुकेशन सेस से। तो GST में अभी सेस वगैरह नहीं है, तो अपने को सेस यूज नहीं करना। अच्छा, अपने बीजेपी सरकार के उसके प्रपोजल में वो बिजली हाफ नहीं था क्या? घरों में बिजली अब संभाल के यूज करिएगा, अब बिजली डबल आने वाली है। बिजली हाफ था, कांग्रेस चली गई, अब बिजली क्या हो गया? फुल। अपने घरों में स्पेशली ऑफिसेस वगैरह में जहाँ कॉमर्शियल यूज हो रहा है, तो बिजली बिल जो वहाँ 5,000 आ रहे थे, अब कितने आएंगे? जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने दोस्तों से कि भाई अब तो बिजली बिल डबल आएगा, ऐसा वैसा, AC उसी हिसाब से चलाना है ऐसा। तो मैंने बोला कि अरे भाई ये तो लग रहा है लाख रुपए साल का खर्चा, और क्या हो गया? तो अगर नॉर्मली ऑफिस है सर 7-8 हज़ार रुपये बिजली बिल आता है, तो 8,000 के हिसाब से जोड़ोगे तो 12 8 जा 96 था। तो जो 8,000 आ रहा था, अब क्या आएगा सर? 16,000 आएगा। हाफ में 7-8 हज़ार गर्मी में आता था, वैसे ऑन एवरेज 5,000 पकड़ लो, तो यहाँ पकड़ लो और घर का पकड़ लो और एक दो ऑफिस आपका है, तो मान लो एवरेज सब मिला के 8 से 10 हज़ार अगर आप महीने का भर रहे हो, तो अब वो डबल हो जाए। वही हम लोग दोस्ती यारी मजाक में कह रहे थे, यार गलती हो गई क्या सर, बीजेपी सरकार में आ गई। अपना लाख रुपए साल खर्चा और बढ़ा लिया नेसेसरी। तो जो भी, जैसे गवर्नमेंट बोली बिजली हाफ कुछ भी, तो ये जो भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट करती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी से ही टैक्स के रूप में लेती है, अपने पास से पैसा थोड़ी ना देगी, है ना। इसलिए इस बार बिजली का बिल थोड़ा लेट से आएगा, लेकिन कल देखे नहीं आप लोग? मैं माइक 2 मिनट ऑफ कर देता हूँ। कहा था मतलब लेके नगर निगम आने आए और बगल में घूमती है, तो रिक्वेस्ट करो, नहीं तो रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, जेसीबी एकदम दौड़ा दिए, नहीं बोलते नीचे जाओ तो उनको रिक्वेस्ट कर देना आपके साथ, और सर हम नहीं तेज चिल्ला क्या हो गया, तो नहीं, मेरे साथ भी गुस्सा तेरा जान पूरी तरीके से ये लोग फिर गुस्सा जा रहा था, फिर अगर कॉलोनी के अंदर संतर खेलने लगाते हो, नहीं बोल सो हो रहा था, अभी पूरा जेसीबी से भी पूरा बुलडोजर चला। अभी आप लोग संभाल के रहिएगा, गाड़ी वाड़ी भी थोड़ा सा पार्किंग में लगाइएगा। मतलब गाड़ी फाड़ी कुछ उठा के ले जाएगा अगर आपका पार्किंग एरिया नगर निगम तो
रूल्स रेगुलेशन नगर निगम का भी मान के रखना है, नहीं तो दिक्कत हो जाए। तो यहाँ क्या लेना है सर अपने को? सेंट्रल टैक्स। क्या लेना है सर? सेंट्रल टैक्स। तो सेंट्रल टैक्स क्या लेंगे? अच्छा ये देखो, ये लोग क्या बोले मेरे को, मैं कैमरा से वहां पे हॉस्पिटल में ही कैमरा खोल के अपना देख रहा था कि नगर निगम वाले क्या कर रहे हैं, मोबाइल में देख रहा था। तो ये लोग से मैं पूछा क्या हो गया, तो बोले सर ये लोग उखाड़ रहे थे, वो तो हम लोग रिक्वेस्ट किए, मतलब तुम लोग तो 10 फीट दूर खड़े थे बेटा, मैं देख नहीं रहा हूँ क्या? 10 दूर खड़े हैं ये तीनों लोग, ये सोनाली और ऑफिस बॉय, देख रहा हूँ इतना दूर खड़े हैं, और और नहीं ले गए तो क्या कर रहे हैं सर, हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए थे। मैं बोला हाथ हाल हाथ हाल, क्रेडिट लेने से पीछे कोई नहीं हटता नहीं था। ले जा रहे थे सर, आप लोग रिक्वेस्ट की तो रुक गया। मैं भी क्रेडिट से पीछे नहीं था, मैं बोला कि तुम लोग पीछे खड़े तो मैं कॉल करवाया, जाके रुक गए वो लोग। कॉल मैंने बोला मैं के पीछे हटा। मैंने वो सब उखाड़ के ले जा रहे थे, मैंने कॉल करवाया किसी से तो जाके रुका है। बोला ऐसा सर? बोले हाँ ऐसा। तो यहाँ से सेंट्रल टैक्स ले रहा है, यहाँ रेट वेट नहीं डालना है सर, रेट वेट डालने की जरूरत, क्योंकि रेट कहाँ डालेंगे हम लोग? स्टॉक आइटम्स डालेंगे, कंट्रोल कर लिया। तो हमारे कहने का ये बता रहा था कि आप अलायंस नेम डाल लो, जब हम बिलिंग करेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, लेजर में अलायंस नेम सेलेक्ट कर लेंगे। क्या सेलेक्ट कर लेंगे? उसमें एक ऑप्शन आता है, जब आप प्रिंट लेते हो ना तो नेम डिस्प्ले आता है, नेम लेना है, अलायंस नेम लेना है, कि अलायंस नेम ब्रैकेट में नेम रखना है लेजर का, है ना, या नेम और ब्रैकेट में अलायंस नेम रखना है। तो अपन क्या सेलेक्ट करेंगे? केवल अलायंस नेम। क्या सेलेक्ट कर लेंगे? अलायंस नेम। तो क्या दिखेगा वहां बिल में? तो गंदा भी नहीं दिखेगा सर बिल में। हालांकि इनपुट में तो हम एंट्री करते हैं किसी को बिल नहीं देना होता, लेकिन आउटपुट में क्या होता है, हमें बिल देना होता है सर। तो वहां आउटपुट सीजीएसटी दिखने से थोड़ा सा, हालांकि गड़बड़ नहीं है, बहुत से बिल्स में आउटपुट सीजीएसटी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप चाहते हो और थोड़ा प्रोफेशनल बना दे उसको तो आपके टैली में दिखेगा आउटपुट सीजीएसटी या इनपुट, लेकिन प्रिंट में क्या दिखेगा? केवल सीजीएसटी दिखेगा। क्या दिखेगा? केवल सीजीएसटी। तो इस तरीके का हम चीजें यूज कर सकते हैं अलायंस नेम का यूज करके। फिर सर ये बताया था आप लोग को, देखो यहाँ हमने परचेज का लेजर बना रहा है, परचेज का नाम क्या रखे हैं? @28%। इसका भी सेम सिस्टम है। आप चाहते हो जैसे सेल्स का बना रहे हो, सेल्स @28%, लेकिन बिलिंग में सेल्स @28% ना आए, तो उसके अलायंस नेम में क्या डाल दो? सेल्स अकाउंट डाल दो। और प्रिंट के टाइम क्या सेटिंग कर दो कि हमें कौन सा नेम चाहिए? अलायंस वाला चाहिए। तो आपके बुक में ये रहेगा। और अच्छा इसका नाम हमने क्यों डाला है ऐसा बताइए, कल के लेक्चर में बताया था। नहीं ऐसा डालते क्यों है, नाम में ऐसा डालने की क्या जरूरत है? वो तो हमने स्टॉक आइटम में डाला है तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, नाम क्यों ऐसा डाले? बैक कैलकुलेशन करने के लिए। जब GSTR1 आप लोगों को समझाया था, जब भी GSTR1 करना है तो सेल्स @28%, उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, उसमें 28% मल्टीप्लाई करके देखो। सेल्स के लेजर में जाओ, सेल्स के लेजर में जाओगे तो 4 लेजर दिखेगा, 18, 28, 12 जितने भी आपके हैं उन सबके में मल्टीप्लाई करके देखो, और टोटल फिगर GSTR1 में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो बैक कैलकुलेशन करने के लिए ऐसा नाम। क्लियर? और यहाँ क्या डालना है? जीएसटी अप्लीकेबल है, आंसर इज यस। टाइप ऑफ सप्लाई क्या है? गुड्स है। जीएसटी डिटेल यहाँ डालने की जरूरत नहीं है, आप डाल भी सकते हो यहाँ पे, जीएसटी डिटेल्स करके आप डाल सकते हैं, है ना। अच्छा एक चीज और है, जब आप जीएसटी डिटेल्स यहाँ डालेंगे ना तो नेचर ऑफ यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, या एंट्री टाइम, नेचर या क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डालना। अभी एंट्री टाइम हम आपको दिखाएंगे तो उसमें ना पूरी लिस्ट खुल जाती है, परचेज टैक्सेबल, इंटर स्टेट परचेज, परचेज इंपोर्ट, है ना, परचेज एग्जेम्प्टेड, परचेज नील रेटेड, ऐसा करके पूरी क्या आ जाएगी? लिस्ट आ जाएगी। नॉर्मली क्या यूज होता है, अगर इंटर स्टेट परचेज मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट परचेज कर रहे हो तो कौन सा नेचर सेलेक्ट करना है? इंटर स्टेट परचेज। लोकल कर रहे हो तो परचेज टैक्सेबल। उसी तरीके सेल्स केसेस में जब नेचर एंड क्लासिफिकेशन पूछेगा, ट्रांजेक्शन का क्लासिफिकेशन, तो अगर लोकल सेल्स है तो सेल्स टैक्सेबल, और इंटर स्टेट सेल्स है तो इंटर स्टेट सेल्स टैक्स। ये नहीं कि जो मन में आया वो कर लिए। अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट जीएसटी। एक्सपोर्ट में भी दो है, एक्सपोर्ट टैक्सेबल है और एक्सपोर्ट अंडर एल्यूटी और बॉन्ड। जैसा रहेगा वैसा आपको नेचर एंड ट्रांजेक्शन में सेलेक्ट करना है।
क्रिएटिंग स्टॉक आइटम्स। सर स्टॉक आइटम्स क्रिएट कैसे करते हैं? सर गेटवे ऑफ टैली क्रिएट एंड स्टॉक आइटम्स। तो क्रिएट करेंगे, जैसे यहाँ कौन सा स्टॉक आइटम बना रहे हैं सर? हैवेल्स पॉकेट सेवर्स, ये प्रोडक्ट का नाम हो गया, जीएसटी अप्लीकेबल है। और यहाँ पे हम लोग करेंगे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को क्या करेंगे? यस करेंगे, सेट ऑल्टर जीएसटी को यस करेंगे। ठीक, जैसे ही यस करेंगे, इसका ये क्या है सर? एचएसएन कोड ऑलरेडी आप लोगों को बताया था हमने, चला गया। डिस्क्रिप्शन सर्वर डाल दीजिए, ये एचएसएन कोड डाल दीजिए, और यहाँ पे टैक्स डिटेल में कैलकुलेशन टाइप, कैलकुलेशन टाइप में ना दो ऑप्शन आएगा आप जब करेंगे, ऑन वैल्यू, ऑन रेट, राइट। तो हमेशा क्या सेलेक्ट करना है आपको? ऑन वैल्यू। सर ऑन रेट क्या होता है? जैसे कुछ प्रोडक्ट में, जैसे कपड़े में था, हालांकि ये हट गया, अभी कुछ दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन आया उसमें कपड़े से हट गया। तो कपड़े में क्या था कि अगर आप 1000 तक, एक लिमिट अमाउंट था, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कितना बता रहा हूँ, 1000, अगर 1000 रुपए तक के कपड़े खरीदेंगे तो उस पर कितना रहेगा? 12% जीएसटी रहेगा, और 1000 से ऊपर खरीदेंगे तो 18%। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि 1000 से अगर कोई भी प्रोडक्ट, जैसे अगर उस पर अगर जीएसटी रेट किस बेसिस पे? वैल्यू बेसिस पे नहीं, ऑन रेट है, तो उसके रेट पे डिसाइड करेगा कि इस पे 12% लगेगा कि 18% लगेगा कि 5% लगेगा। सारी बात समझ में? उसको बोलते हैं ऑन रेट। तो 99% प्रोडक्ट में ऑन वैल्यू लगता है। किस पे लगता है? ऑन वैल्यू, मतलब जीएसटी का रेट उसका फिक्स रहता है कि 18 है तो 18 है, जितनी वैल्यू होगी उस पर 18% कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन ऑन रेट मतलब रेट के हिसाब से जीएसटी का रेट चेंज होता रहेगा। 1000 का मान लो, 1000 से अंदर लोगे तो वो 12% लगा दिया, और 1000 से ऊपर का शर्ट खरीद लिए तो उस पर जीएसटी रेट फिर क्या लगेगा? 18%। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑन रेट। तो आपको हमेशा क्या सेलेक्ट करना है? ऑन वैल्यू सेलेक्ट करना है, जब तक कि ऑन रेट वाला चीजें ना हो। और टैक्सेबिलिटी में यहाँ भी बहुत लोग गड़बड़ी करते हैं। यहाँ टैक्सेबल वर्ड रहेगा, है ना, एग्जेम्प्टेड रहेगा, नॉन टैक्सेबल रहेगा। तो हमें क्या, अगर टैक्सेबल गुड्स है तो क्या करेंगे? टैक्सेबल। ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स कितना रहेगा? 28%, मतलब जो भी रेट रहेगा 28% वाला है 28%। जैसे आप इंटीग्रेटेड 28 करोगे, ऑटोमेटिकली सीजीएसटी एसजीएसटी में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 14। मैं देखूं, आपको दिखाता हूँ, अगर बना होगा तो मैं बना के दिखा। ऑल्टर स्टॉक, ये बनाऊंगा, ठीक है। ये हैवेल्स इंडिया प्राइमरी यूनिट नंबर्स, है, और जीएसटी एप्लीकेबल, ये ऑटोमेटिकली नो हो जाता है। आप सेट किए रहोगे, फिर भी जब सेकंड टाइम देखोगे तो क्या दिखेगा? नो। उससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं सर ये सेटिंग हमारी हट गई, हटी नहीं होती। अब आप यस करेंगे तो दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया? ऑन वैल्यू। ये चूंकि एंट्री हो चुकी है इसलिए कर्सर यहाँ पे नहीं जा रहा है, क्योंकि जब तक आप एंट्री डिलीट नहीं करोगे तब तक चीजें अल्टर नहीं कर सकते। तो यहाँ टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड, तो हमको क्या लेना है? टैक्सेबल। और यहाँ 28% क्या डाल देंगे? 28। तो ये सी जीएसटी एस जीएसटी ऑटोमेटिकली 14% हो जाएगा। आज समझ में? कभी कभी इंटीग्रेटेड दिखता है, नीचे वाला ऑप्शन नहीं दिखता, तो उस केसेस में क्या प्रेस, जब भी कोई ऑप्शन नहीं दिखता तो किस पे जाना है सर? कॉन्फ़िगर पे जाना है। किस पे जाना है? कॉन्फ़िगर पे। तो यहाँ पे शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप को यस कर देंगे। मीन टू से कि कभी कभी आपका ये ऑप्शन जब नो रहता है ना, तो ऐसा दिखता है, तो आप बोलते हो सर सी जीएसटी जीएसटी नहीं दिख रहा, राइट। तो उसके लिए क्या करना है? F12 तो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, ठीक है। कंट्रोल टाइप ऑफ सप्लाई में क्या लिखना है? गुड्स लिखना है। क्या लिखना है? गुड्स। तो ये आप स्टॉक आइटम लेंगे, और स्टॉक आइटम लेने के बाद फिर आप लोग एंट्री करना चालू करेंगे, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन ऑफ द सैंपल डेटा। ठीक है, तो कल मैं आपको ये एंट्री करके दिखाऊंगा कैसे होगा। अब इस केसेस में देखना, जैसे हमने सारी चीजें सेट किया परचेज अकाउंट का, तो ये आईजीएसटी जैसे ही आप डाल रहे हो, ये अगर अमाउंट टैक्स का ऑटोमेटिकली आ गया, मतलब आपकी सेटिंग क्या है? सही है। और ये अमाउंट ऑटोमेटिकली नहीं है, मैनुअली अगर भरने की जरूरत पड़ रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेटिंग्स में क्या है? गड़बड़। सारी बात समझ में? जैसे आपने हैवेल्स पॉकेट डाला, ये 10 लाख, क्योंकि हैवेल्स पॉकेट में हमने 28% जीएसटी सेट कर रखा है, तो चूंकि ये क्या है सर? हैवेल्स इंडिया, हम जिससे परचेज कर रहे हैं ये बाहर की पार्टी है। आई जीएसटी करोगे तो कितना आएगा? ऑटोमेटिकली 2,80,000 कैलकुलेट हो जाएगा। 10 लाख पे 28%, 2,80,000। अगर गलती से यहाँ आपने सी एस करोगे तो नहीं दिखेगा सर। क्यों? क्योंकि पार्टी कहाँ का है सर? बाहर का है। लगना चाहिए आई जीएसटी, लग रहा है
आप लगा सेलेक्ट कर रहे हो CGST SGST तो नहीं दिखेगा, ठीक है। या कोई भी चीजें अगर आप गड़बड़ सेट करोगे तो यहाँ अगर अमाउंट ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, सेटिंग्स में गड़बड़ है, ठीक है। तो हम लोग कल अब डायरेक्ट किस पे करेंगे, अब तो सारी चीजें क्लियर हो गई ना, एंट्री वेंट्री किस कैसे हो रही है, मास्टर कौन कौन से बनाने हैं, GST रेट केवल और केवल कहाँ सेट करना है आपको, स्टॉक आइटम, ठीक है। बचपन के दिन हम लोग क्लास 4-5 में थे, तो मिर्जापुर एक जगह हमारा, मतलब नानी जी का घर है हमारे, यूपी में एक जगह है मिर्जापुर। तो मेरी सिस्टर उस टाइम कोई गाना अक्षय कुमार का आया था, उसमें अक्षय कुमार ऐसे ऐसे किया तो गाना वहाँ बज रहा था, शादी वादी था कुछ, हम लोग 5 में क्लास 4-5 में था, मेरी सिस्टर 6 में, तो ऐसे ऐसे कर रही थी उस गाने पे। तो मेरे मामा जी का लड़का, सीतू नाम है उसका, कहा दीदी दीदी ऐसे मत करो। बोले क्यों? अरे नहीं जानती, मेरा फ्रेंड ना स्कूल में हम लोग पढ़ रहे थे, मेरा फ्रेंड ऐसे ऐसे कर रहा था, उसका गला ही निहार हो गया ऐसा बचपन में ऐसे लोग गप पटाखा मारते थे, मतलब मैं बोला वाह क्या बात है। हम लोग आज भी चिढ़ाते हैं उसको, इतना बड़ा हो गया है यूपी है, कुछ भी हो सकता नहीं कुछ हुआ नहीं, मतलब नहीं होता कि गप मारना बच्चे ये छोटा था, तो हम लोग आज भी जब मिलते हैं, आप तो बड़ा हो गया है वो काफी, आज भी हम लोग मिलते हैं, क्यों सिद्धू ऐसे ऐसा कर ले कि नहीं करे हम लोग